मूवी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जो कि एक बॉक्स को बहुत ही ध्यान से देख रही होती है। इस बॉक्स पे हिब्रू लैंग्वेज में कुछ इनग्रेव्ड था और जैसे ही वो औरत उस बॉक्स को टच करने जाती है, बॉक्स के अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ें आती है। वो इस बॉक्स को इग्नोर करके अपना बाल कोम्ब करने लग जाती है, जहां उसके हाथ में ढेर सारे बाल टूट के आ जाते हैं। उस औरत को शायद लगता है कि ये सब उस बॉक्स की वजह से हो रहा है, इसलिए वो एक हैमर से उसे तोड़ने जाती है। लेकिन अचानक हम व्यूअर्स को उस बॉक्स के अंदर से अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जिससे इस औरत का चेहरा डिस्टॉर्ट होता है और उसका शरीर अपने आप ही हवा में इधर उधर उड़कर टकराता है। उसकी कुछ हड्डियां अपने आप ही टूट जाती है और अंततः वो औरत इन सिवियर इंजरीज से बेहोश हो जाती है। इस सीन के दौरान हम एक इंसान को इस औरत के घर की डोरबेल बजाते देखते हैं, बिकॉज वो उनका बेटा था। तो इसके बाद हम एक क्लाइड नाम के इंसान को देखते हैं जो कि जस्ट 3 महीने पहले अपनी बीवी स्टेफनी से अलग हुआ था, यानी इन दोनों की डिवोर्स हुई थी। स्टेफनी अब किसी और इंसान को डेट कर रही थी और वीकेंड पे क्लाइड वो सपोज टू टेक केयर ऑफ द किड्स, इसलिए क्लाइड अपनी और स्टेफनी की दोनों बेटियों को खुद के घर ले जाता है। क्लाइड की बेटियों का नाम एमिली और हैना था और हम व्यूअर्स देखते हैं कि क्लाइड का घर थोड़ा आउटस्कर्ट्स में था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्लाइड, हैना और एमिली अपने घर से बाहर जा रहे होते हैं जब वो लोग एक टूटे हुए घर के पास कुछ बचा हुआ सामान खरीदते हैं। इन सामानों को वही इंसान बेच रहा था जो कि फर्स्ट सीन वाली औरत का बेटा था। उन सामानों के बीच एमिली की नज़र पड़ती है उसी बॉक्स पे जिसे हमने पहले सीन में देखा था। क्लाइड एमिली के लिए वो बॉक्स खरीद लेते हैं एंड एट दैट मोमेंट हम सामने वाले घर की खिड़की से शायद उसी बूढ़ी औरत को बैंडेजेस में देखते हैं जिन पे मूवी की पहली सीन में किसी अनजान शक्ति द्वारा हमला हुआ था। वो औरत देखती है कि ये डिमोनिक बॉक्स अब एमिली के हाथ में है और वो बहुत ही ज़ोर से नो चिल्लाती है, जिससे एमिली काफ़ी डर जाती है। एनीवेज नेक्स्ट सीन में हम एमिली और उसके पिता क्लाइड को वो बॉक्स खोलने की कोशिश करते देखते हैं, लेकिन बॉक्स खुल ही नहीं रहा था क्योंकि उस बॉक्स को खोलने के लिए कोई क्लिप या बटन थी ही नहीं। हालांकि जब क्लाइड उस बॉक्स को हिलाते हैं तो उसके अंदर कुछ सामान होने की आवाज़ ज़रूर आती है। इस सीन के दौरान हम देखते हैं कि क्लाइड को अपने जॉब में शायद प्रमोशन मिलने वाली थी एंड यस, क्लाइड स्कूल के एथलीट कोच थे। तो उस रात जब एमिली सो रही होती है तो अचानक उसकी नींद खुलती है क्योंकि बॉक्स के अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थी। वो उठकर डायरेक्टली उस बॉक्स को लेती है एंड समहाउ एमिली उस बॉक्स को खोल लेती है। बॉक्स के अंदर था एक दांत, एक मौत जिसे हम हिंदी में कीट भी कहते हैं, एक छोटा सा वुडन एनिमल फिगर और एक अंगूठी। एमिली उस अंगूठी को पहन लेती है और वो उस बॉक्स को पकड़ के ही सो जाती है। तो नेक्स्ट डे हम व्यूअर्स देखते हैं कि एमिली थोड़ा अजीब बिहेव कर रही थी, जैसे अकेले अकेले रहना, और उसे थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। यहाँ कुछ फैमिली सीन्स भी है विच आई डोंट थिंक इज रेलिवेंट टू द स्टोरी, सो आई जस्ट स्किप इट। तो अगली रात एमिली को वापस उस बॉक्स से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि बॉक्स अपने आप ही खुल रही थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम व्यूअर्स एमिली को उस बॉक्स की तरफ अनयूजुअली अट्रैक्टेड देखते हैं और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि उसकी एक आंख पूरी तरह से वाइट थी। एमिली के पिता क्लाइड उसे बुलाने ऊपर आते हैं और उस वक्त शी वॉज लुकिंग नॉर्मल। तो ब्रेकफास्ट टेबल पे एमिली फोर्क को प्लेट पे पटक पटक के अपना खाना अजीब तरह से खा रही थी और जैसे ही क्लाइड उसे समझाने की कोशिश करते हैं, एमिली उस फोर्क से क्लाइड के हाथ में स्टैब कर देती है। ऐसा करते ही एमिली तुरंत अपने पिता को सॉरी बोलने लगती है और क्लाइड एमिली को अपने कमरे में जाने बोलते हैं। उस रात फिर से वो बॉक्स अपने आप ही खुलती है और उसके अंदर से ढेर सारे कीट बाहर निकल रहे होते हैं। हैना वॉज ब्रशिंग हर टीथ जब उसे ढेर सारे कीट दिखते हैं और जब वो चिल्लाकर अपने पिता क्लाइड को बुलाती है तो क्लाइड पाते हैं कि ये सारे कीट एमिली के कमरे से आ रहे थे। कमरा खोलने पे क्लाइड देखते हैं कि एमिली के हाथ में वो बॉक्स थी और हजारों कीट उस कमरे में उड़ रहे थे। क्लाइड फौरन ही एमिली को उस कमरे से बाहर निकालते हैं एंड नेक्स्ट सीन में हम व्यूअर्स देखते हैं कि क्लाइड अपने घर पे पेस्ट कंट्रोल वाले को बुलाते हैं। दोस्तों, क्लाइड को शक होने लग गया था कि एमिली के साथ कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, लेकिन स्टेफनी ऐसा मान रही थी कि चूंकि वो दोनों हाल में ही अलग हुए हैं तो एमिली पर इसका बुरा असर पड़ा है। एनीवेज नेक्स्ट डे क्लाइड को अपनी बेटी हैना का स्कूल में एक शो अटेंड करना होता है, लेकिन वो प्लेयर्स को ट्रेन करते हुए इस शो के बारे में भूल जाते हैं। वो हैना को कॉल करते हैं जो कि बहुत ही गुस्से में थी और इसीलिए शी हैंड्स ओवर द फोन टू एमिली।
नाउ सरप्राइजिंगली एमिली को बस अपने बॉक्स का पड़ा था और वो बार बार अपने पिता को उस बॉक्स को ठीक से रखने या फिर ना छूने की सलाह दे रही थी। उस रात क्लाइड बॉक्स को चेक करते हैं और उन्हें भी वो अजीब सी चीज़ें बॉक्स में मिलती है विच वॉज लुकिंग लाइक ब्लैक मैजिक स्टफ्स। दूसरी तरफ हम एमिली को देखते हैं जिसे अपने मुंह के अंदर कुछ फील होता है और जब वो चेक करती है तो उसे अपने मुंह के अंदर किसी की उंगलियां दिखती है। जी हाँ दोस्तों, तो नेक्स्ट डे हम एमिली को स्कूल में देखते हैं जहां एक बच्चा मजाक में उसका बैग ले लेता है जिसके अंदर वो बॉक्स थी और अचानक एमिली एकदम से वॉयलेंट होकर उस बच्चे को कई थप्पड़ मारते हुए उससे अपना बैग छीनती है। टीचर एमिली को रोकती है और वो फौरन ही एमिली के माता पिता को बुलाती है। टीचर्स बताते हैं कि एमिली कुछ दिनों से एकदम अकेली रहती है और वो काफ़ी वॉयलेंट भी हो गई है। इतना ही नहीं, वो अपने दोस्तों से भी दूर दूर रहती है और उसने अपना असाइनमेंट्स तक करना बंद कर दिया है। इस सीन के दौरान हम व्यूअर्स देखते हैं कि स्कूल टीचर ने उस बॉक्स को सीज कर लिया था जो कि अब उनकी चेम्बर में पड़ा था। तो उस रात हमें वापस स्कूल का दृश्य देखने को मिलता है जहां वो टीचर अपने चेम्बर में कुछ काम कर रही होती है। तभी अचानक वहां हवा चलने लगती है और टीचर की आंखों से खून निकलने लगता है। टीचर चिल्लाना शुरू करती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाती हम देखते हैं कि उनका शरीर हवा में अपने आप ही इधर उधर टकराता है और अंततः उनका शरीर खिड़की तोड़कर बाहर गिरता है जिससे उनकी मौत हो जाती है। ये सब उस बॉक्स की वजह से ही हो रहा था जो इस टीचर के चेम्बर में पड़ा था। तो नेक्स्ट डे टीचर की मृत्यु की वजह से स्कूल बंद था और हम क्लाइड को एमिली के साथ देखते हैं। एमिली अपने पिता को स्कूल से वो बॉक्स लाने को बोलती है और उसे कोई परवाह नहीं था कि स्कूल की एक टीचर अब इस दुनिया में नहीं रही। एमिली बोलती है कि बॉक्स के अंदर उसकी एक फ्रेंड रहती है जिसे कोई नहीं देख सकता और वो फ्रेंड एमिली को बहुत स्पेशल मानती है। क्लाइड को ये सब अजीब लगता है और इसीलिए वो इस बॉक्स को उठाकर कहीं दूर छोड़ आते हैं। इस बात से एमिली बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और वो अपने पिता को भला बुरा कहती है, जैसे वो उनसे नफरत करती है, उनकी पत्नी स्टेफनी भी उनसे नफरत करती है, स्टेफनी का नया बॉयफ्रेंड अच्छा है इत्यादि। और इन बातों से क्लाइड को दुख होता है। वो एमिली को अपने कमरे में जाने बोलते हैं, लेकिन अचानक हम देखते हैं कि एमिली को कोई अदृश्य शक्ति थप्पड़ मारती है। लेकिन सीन को देखकर ऐसा लगता है कि क्लाइड ने ही एमिली को मारा हो। एमिली जोरों से चिल्लाते हुए क्लाइड को ब्लेम करती है और ऐन वक्त पे हैना वहां आती है जिसे लगता है कि क्लाइड ने ही एमिली को 2 थप्पड़ मारे हैं। एमिली सड़क पे भागते हुए उस बॉक्स तक पहुंच जाती है जहां वो बॉक्स एमिली से किसी स्ट्रेंज लैंग्वेज में बातें कर रही थी। फिर अचानक एमिली के मुंह के अंदर से कई कीट निकलते हैं और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। एमिली के पीछे पीछे क्लाइड वहां पहुंचते हैं और वो उसे उठाकर घर वापस ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहां स्टेफनी आती है और वो क्लाइड पे चिल्लाती है क्योंकि हैना ने उन्हें बता दिया कि क्लाइड ने एमिली पे हाथ उठाया है। नेक्स्ट डे कोर्ट रूम की सीन होती है जहां डिसीजन आती है कि क्लाइड अब अपने बच्चों से नहीं मिल सकते बिकॉज उन्होंने एमिली को मारा है एंड स्टेफनी क्लाइड से कुछ ज़्यादा ही नाराज़ थी। वो अपने बच्चों को खुद के घर ले जाती है जहां हम स्टेफनी के नए बॉयफ्रेंड को एमिली से मिलते देखते हैं। एमिली के हाथ में वही दांत थी जो उसे बॉक्स के अंदर मिली थी और अचानक हम व्यूअर्स एमिली की आंखें उजली होते हुए देखते हैं। उसकी फेस डिस्टॉर्ट होने लगती है मानो उसके चेहरे के अंदर किसी का हाथ हो और वो अपने मॉम के नए बॉयफ्रेंड को भी उल्टी सीधी बातें बोलती है। तो नेक्स्ट सीन में हम क्लाइड को ये बॉक्स अपने कॉलेज के एक लेक्चरर के पास ले जाते देखते हैं जो कि शायद इन चीज़ों की जानकारी रखते थे। वो बताते हैं कि ये बॉक्स शायद किसी जूइश विलेज से है और इसके ऊपर इनग्रेव्ड लाइंस हिब्रू में लिखा है। ये एक डिबुक बॉक्स है और डिबुक शब्द का इंग्लिश में मतलब होता है डिसलोकेटेड स्पिरिट। जुडाइज्म धर्म में लोग अच्छी और बुरी आत्माओं में भरोसा रखते हैं और उन्होंने डिबुक बॉक्स को बनाया था ताकि इस बॉक्स के अंदर बुरी आत्माओं को कैद किया जा सके। यही वजह है कि इस बॉक्स को खोलना आसान नहीं है क्योंकि बॉक्स बनाने वाले लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आप इस डिबुक बॉक्स को खोलकर किसी इविल स्पिरिट को आज़ाद कर दो। अब दोस्तों ये सारी बातें जानने के बाद क्लाइड इंटरनेट पे कुछ ज्यूइश एग्जॉर्सिज्म देखते हैं विच वॉज रियली डिस्टर्बिंग। वो फौरन इस स्टेफनी के घर जाते हैं और वो एमिली के पास बैठकर हिब्रू बाइबल का साम 98 रिसाइट करते हैं। एमिली उनकी तरफ देखती है और अचानक से बुक क्लाइड के हाथ से उड़ते हुए दूर जाकर गिरती है। एन मौके पे स्टेफनी वहाँ आती है और वो क्लाइड को अपने घर से बाहर निकाल देती है। तो इसके बाद क्लाइड जाते हैं ब्रुकलिन जहाँ वो सदेक सपीर नाम के एक इंसान से मिलते हैं जो कि हैसिडिक कम्युनिटी को बिलोंग करता था। सदेक क्लाइड को अपने पिता रबे शपीर से मिलवाता है जो कि काफ़ी ट्रेडिशनल थे और इस शूल में उनके साथ इस कम्युनिटी के कई और लोग भी थे। क्लाइड रबे को डिबुक बॉक्स दिखाते हैं और इस बॉक्स को देखते ही वहाँ के सभी लोग पीछे हट जाते हैं। रबे पूछते हैं कि क्या क्लाइड ने इस बॉक्स को खोला है, तो इस पे क्लाइड बताते हैं कि इस बॉक्स को उनकी बेटी एमिली ने खोला था।
इस बात को सुनते ही कई लोग उस कमरे से बाहर चले जाते हैं और फिर रेबे बताते हैं कि इस डिबुक बॉक्स के अंदर जो इविल स्पिरिट थी उसे एक प्योर सोल चाहिए था। ये इविल स्पिरिट एमिली को 3 स्टेजेस में पूरी तरह से पजेस कर लेगी। पहले स्टेज में विक्टिम को विजन्स आएंगे और कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देंगी। दूसरे स्टेज में ये अपने होस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए बाकी लोगों से दूर ले जाएगी और तीसरे स्टेज में ये पूरी तरह से विक्टिम के शरीर को अपना लेगी, जिससे वो विक्टिम और इविल स्पिरिट एक हो जाएंगी। यहाँ हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि एमिली ऑलरेडी तीसरे स्टेज में पहुँच चुकी थी और अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो शी विल बी कम्प्लीटली पजेस्ड। इस इविल स्पिरिट को रोकने का एक ही तरीका है कि क्लाइड को इस इविल स्पिरिट का नाम लेते हुए उसे कमांड करना होगा कि वो बॉक्स के अंदर वापस जाए और स्पिरिट के अंदर जाते ही इस बॉक्स को वापस से लॉक करना होगा। लेकिन दोस्तों, क्लाइड को इस इविल स्पिरिट का नाम ही नहीं पता था। क्लाइड रेबे शपीर को उनकी मदद करने बोलते हैं, लेकिन वो किसी भी तरह का एग्जॉर्सिज्म करने से मना कर देते हैं बिकॉज इट वॉज इलीगल नाउ टू परफॉर्म सच रिचुअल। उदास होकर क्लाइड वहाँ से वापस जाने लगते हैं जब सडैक शपीर उनके पीछे आता है और वो क्लाइड की मदद करने के लिए राज़ी हो जाता है। दूसरी तरफ हम एमिली को देखते हैं जो कि काइंड ऑफ पजेस्ड हो रही थी और वो एक जानवर की तरफ फ्रिज से मीट खा रही होती है और इस दृश्य को देखकर स्टेफनी बहुत ज़्यादा डर जाती है। एमिली बार बार बोलती है कि आई एम नॉट हियर और वो कई कांच के बर्तन को अपनी माँ स्टेफनी की तरफ फेंकती है। एमिली स्टेफनी पे हमला भी करने वाली होती है, लेकिन वो किसी तरह खुद को काबू में लाकर अपने आप को रोकती है बिकॉज शी वॉज स्टिल नॉट टोटली पजेस्ड। मीनवाइल स्टेफनी का न्यू बॉयफ्रेंड डिसाइड करता है कि वो अगले दिन एमिली को किसी साइकियाट्रिस्ट से दिखवाएगा। तो नेक्स्ट डे स्टेफनी का बॉयफ्रेंड कार बाहर निकाल रहा होता है, तभी एमिली उसकी तरफ अजीब से लुक में देखती है। वहाँ जोड़ों की हवा चलने लगती है और स्टेफनी का बॉयफ्रेंड के मुंह से अपने आप ही खून निकलने लगता है। उसकी सारी दांतें टूट कर बाहर आ जाती है, जिससे वो लहूलुहान होकर वहाँ से भाग जाता है। इस दृश्य को देखकर स्टेफनी और हैना बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि एमिली के मुंह के अंदर से वापस एक कीट निकलती है। दूसरी तरफ सडैक शपीर इस डिबुक बॉक्स की छानबीन करते हैं जहां उसे बॉक्स के अंदर एक मिरर दिखता है। इस मिरर को तोड़ते ही पीछे इस इविल का नाम इनग्रेव्ड था और इस इविल स्पिरिट का नाम था अबिजू। इधर स्टेफनी एमिली की MRI स्कैन एक हॉस्पिटल में कराती है और स्कैन के दौरान उसे एमिली के शरीर के अंदर एक अजीब सी शैतानी आकृति दिखती है। इस हॉस्पिटल में क्लाइड भी सडैक शपीर के साथ पहुंचते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि एमिली की एग्जॉर्सिज्म हॉस्पिटल के अंदर ही करनी होगी। तो क्लाइड, स्टेफनी, हैना और सडैक शपीर एमिली को हॉस्पिटल के फिजिकल थेरेपी रूम में ले जाते हैं और यहाँ पे शुरू होती है एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली। इस परिवार के सभी लोग कुछ न कुछ इस बॉक्स के अंदर डालते हैं विच वॉज वेरी डियर टू देम, लाइक वॉच, हेयर, फैमिली फोटोग्राफ और वेडिंग रिंग। रिचुअल शुरू होते ही एमिली एकदम से डिमोनिक रूप में आकर सब पे हमला करने लगती है और क्लाइड बार बार स्पिरिट से बोलते हैं कि वो एमिली को छोड़ दे और बदले में उन्हें अपना शिकार बनाए। एमिली भागकर मुर्दा घर में छुप जाती है और क्लाइड उसके पीछे पीछे वहाँ जाते हैं। एमिली क्लाइड पे हमला करती है, लेकिन क्लाइड किसी तरह से बच निकलते हैं, बट इस प्रोसेस के दौरान ये इविल एंटिटी एमिली के शरीर से निकलकर क्लाइड के शरीर को अपना लेती है। क्लाइड एमिली को लेकर वापस आते हैं और सभी को लगता है कि ये इविल स्पिरिट भाग गई है, लेकिन सडैक शपीर समझ जाता है कि इस इविल एंटिटी ने किसी और शरीर को अपना लिया है। सडैक जोर जोर से अबिजू का नाम चिल्लाते हुए उसे डिबुक बॉक्स के अंदर आने का आदेश देता है। इसके बाद हम व्यूअर्स क्लाइड के हाव भाव को बदलते देखते हैं और फिर उनके मुंह के अंदर से एक अजीब सी इविल एंटिटी को बाहर निकलते देखते हैं जो कि अबिजू थी। अबिजू इस बॉक्स के अंदर खींची चली जाती है और उसकी शैतानी आत्मा एक बार फिर से इस डिबुक बॉक्स के अंदर कैद हो जाती है। सब कुछ ठीक हो चुका था और ये परिवार वापस से एक दूसरे के साथ मिल चुकी थी। तो नेक्स्ट डे हम सडैक शपीर को देखते हैं जो इस डिबुक बॉक्स को ब्रुकलिन ले जा रहा था और रास्ते में उसकी कार की एक ट्रक से टक्कर हो जाती है। इस एक्सीडेंट में शायद सडैक शपीर की मौत हो जाती है और हम व्यूअर्स इस डिबुक बॉक्स को रोड पे पड़ा देखते हैं। इट मीन्स अब कोई और इस बॉक्स को उठाएगा और अबिजू उसे अपना शिकार बनाएगी। तो दोस्तों, मूवी की पहली सीन में हमें एक बहुत ही डिसफिगर्ड बॉडी दिखती है और एक न्यूज़ एंकर द्वारा हमें पता चलता है कि टेक्सास में ग्रेव रॉबिंग की केसेस अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन ये सिंपल ग्रेव रॉबिंग के केसेस नहीं थे, क्योंकि ये ग्रेव रॉबर्स मुर्दों के बॉडी पार्ट्स में इंटरेस्ट दिखा रहे थे। ये देखकर दफनाए गए लोगों के रिलेटिव्स डर के कारण टेक्सास में आकर अपने मरे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स की खबर लेने आ रहे थे। इन्हीं लोगों में से 5 दोस्त सैली, फ्रैंकलिन, कर्क, पैम और जेरी थे।
पहले सीन में हमारा परिचय होता है फ्रैंकलिन के साथ। फ्रैंकलिन पैराप्लेजिक था, यानी वो अपने वेस्ट से नीचे कुछ भी फील नहीं कर सकता था, और वो सैली का भाई था। वो लोग एक वैन में होते हैं जहां पैम एक एस्ट्रोलॉजी की बुक पढ़ रही होती है और वो बोलती है कि प्लैनेट्स अपना दिशा चेंज कर रहे हैं और एक इन्फीरियर पोजीशन में जा रहे हैं, जो कि उनके लिए अच्छा नहीं है और उनके साथ शायद कुछ बुरा हो सकता है। लेकिन उसकी बातों पे उसके दोस्त हंसने लगते हैं और ये बात मजाक में उड़ा देते हैं। हम देखते हैं कि ये 5 लोग वहाँ सैली और फ्रैंकलिन के ग्रैंडफादर के ग्रेव को चेक करने आए थे। वो जल्दी ही एक ग्रेवयार्ड में पहुंच जाते हैं जहां सैली अपने ग्रैंडफादर के बारे में किसी से पूछ रही थी, जो उसको शेरिफ से पूछने बोलता है। उसी सीन में हमें पता चलता है कि सैली और फ्रैंकलिन के ग्रैंडफादर का कब्र सही सलामत था। तो वो लोग वहां से निकलते हैं और उनका वैन जल्द ही एक स्लॉटर हाउस क्रॉस करता है, जिसे देखकर फ्रैंकलिन को अपने अंकल की याद आती है। फ्रैंकलिन के अंकल उसी स्लॉटर हाउस में काम किया करते थे और फ्रैंकलिन बताता है कि वो अपने अंकल के साथ कई बार वहाँ बचपन में गया था। वो अपने दोस्तों को एक्सप्लेन कर रहा था कि उन दिनों आखिर कैसे लोग कैटल्स को मारा करते थे। इसी दौरान जेरी को रास्ते में एक हिच हाइकर यानी सहयात्री मिलता है और ये लोग उसे अपने वैन में जगह देते हैं। हिच हाइकर को देखने से ही पता चलता है कि उसमें कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। वो देखने में पूरा सनकी लग रहा था और ये बात सभी लोग नोटिस कर रहे थे। बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि हिच हाइकर का भाई भी स्लॉटर हाउस में काम करता था। बात करते करते फ्रैंकलिन एक छोटी नाइफ निकालता है जिससे वो खेल रहा था और अचानक वो हिच हाइकर उस नाइफ को फ्रैंकलिन से छीन लेता है। तो नाइफ लौटाने के बाद हिच हाइकर फ्रैंकलिन को कुछ स्लॉटर हाउस में लिए पोलराइड पिक्चर्स दिखाता है और फिर अचानक से वो कैमरा निकालकर फ्रैंकलिन की फोटो लेने लगता है। नॉट ओनली दैट, वो फ्रैंकलिन को उसी की तस्वीर $2 में बेचने की कोशिश भी करता है। फ्रैंकलिन तस्वीर खरीदने से एकदम मना करता है और ये सुनकर हिच हाइकर गुस्सा हो जाता है, जिसके परिणाम अनुसार वो पिक्चर को आग लगाकर जला डालता है। यह देखकर सभी लोग हिच हाइकर के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। 5 लोग एक गैस स्टेशन में पहुंच जाते हैं जहां उनकी मुलाकात इस गैस स्टेशन के ओनर से होती है। ओनर बताता है कि अभी उसके पास फ्यूल नहीं है और फ्यूल टैंक कराने में अभी थोड़ा वक्त है। ये सुनकर 5 निराश हो जाते हैं, लेकिन तभी फ्रैंकलिन को अपने पुराने घर की याद आती है और वो वहाँ की डायरेक्शंस इस गैस स्टेशन ओनर से पूछता है। इस सीन में हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि गैस स्टेशन ओनर इन लोगों के उस घर की तरफ जाने से खुश नहीं था। इनफैक्ट वो इन्हें अपने गैस स्टेशन पर रोकने की कोशिश भी कर रहा था। एनीवेज, ये 5 लोग फ्रैंकलिन के ग्रैंड पेरेंट्स के घर पहुंच जाते हैं जहां इन्हें अपने कार पे खून से बना एक अजीब सा सिंबल दिखता है। ये सिंबल भी शायद उसी हिच हाइकर ने अपने खून से ही बनाया था एंड फ्रैंकलिन वॉज रियली स्केर्ड कि कहीं वो हिच हाइकर इनका पीछा करते हुए यहाँ तक नहीं पहुँच जाए। तो नेक्स्ट सीन में हम इन 5 को घर एक्सप्लोर करते देखते हैं जहाँ पैम और कर्क पास के पूल की तरफ नहाने के लिए जाते हैं। पूल की तरफ जाने के रास्ते में पैम और कर्क को एक जनरेटर की आवाज़ आती है। वो सोचते हैं कि शायद उन्हें इस जगह पे अपने वैन के लिए कुछ फ्यूल मिल जाए और इसीलिए ये दोनों पास वाले घर की तरफ जाते हैं। अब दोस्तों, इस घर का मुख्य द्वार खुला था और कर्क इस घर के ओनर की तलाश में अंदर जाता है एंड पैम वॉज वेटिंग आउटसाइड। देर तक ना लौटने पर पैम उसे ढूंढते हुए उसी घर के अंदर जाती है जहाँ उसे एक अजीब सा कमरा मिलता है। इस कमरे में ढेर सारी हड्डियाँ थी जिनमें कुछ हड्डियाँ तो इंसानों की लग रही थी। यह देखकर पैम बहुत घबरा जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। हम व्यूअर्स वहाँ कर्क की डेड बॉडी को देखते हैं और ये मास्क्ड मैन एक चेन सॉ की मदद से इस डेड बॉडी के कई टुकड़े कर रहा था। इस मास्क्ड मैन का नाम था लेदरफेस। दूसरी तरफ हम सैली, फ्रैंकलिन और जेरी को आपस में बात करते देखते हैं एंड दे वर वेटिंग फॉर पैम एंड कर्क। फाइनली जेरी उन दोनों को ढूंढते हुए उसी जनरेटर वाले घर तक पहुंचता है जहां लेदरफेस रहता था। जेरी को वहां कर्क की जैकेट दिखती है जिसके कारण वो इस घर के अंदर जाकर यहाँ की छानबीन करने लगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्रैंकलिन और सैली बेचैन थे क्योंकि उनके दोस्त का कोई अता पता नहीं था और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि अब रात भी हो चली थी। सैली चाहती थी कि वो अपने खोए हुए दोस्तों को ढूंढे, लेकिन फ्रैंकलिन को वहीं वेट करना था। फाइनली सैली के जिद पे फ्रैंकलिन मान जाता है और वो दोनों अपने दोस्तों को ढूंढने निकलते हैं।
ढूंढते ढूंढते वो लोग भी लेदरफेस के घर के नज़दीक पहुंच जाते हैं और अचानक से फ्रैंकलिन को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। ये आवाज़ उसी चेन सॉ की थी जो हमने लेदरफेस के हाथ में देखा था। जी हाँ दोस्तों, लेदरफेस वहीं पे था और ठीक अगले क्षण वो चेन सॉ से फ्रैंकलिन को मार डालता है। यह देखकर सैली जोर जोर से चिल्लाती है और वहाँ से भागने लगती है। लेदरफेस भी उसके पीछे पीछे भागता है और ये एक काफ़ी लंबा चेस सीन था। भागते भागते सैली उसी गैस स्टेशन पे पहुंच जाती है जहां सुबह इन 5 दोस्तों ने अपने वैन को गैस लेने के लिए रोका था। वहां पे गैस स्टेशन का ओनर सैली को अंदर बुला के बिठाता है। सैली पूरी तरह से शॉक में थी और वो बार बार पुलिस को फ़ोन करने की सलाह दे रही थी बिकॉज शी वॉज रियली स्केर्ड कि लेदरफेस उसे भी मार डालेगा। ओनर बोलता है कि उसके पास फ़ोन नहीं है और उनको गाड़ी से ही पुलिस स्टेशन जाना होगा। ये कहकर गैस स्टेशन ओनर सैली को वहाँ वेट करने के लिए बोलता है और वो खुद एक गाड़ी लाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन दोस्तों, जब ये ओनर गाड़ी लेकर वापस आता है तो उसके हाथ में एक रस्सी होता है। इतना ही नहीं, इस ओनर के व्यवहार में भी काफ़ी परिवर्तन आ गया था और इन चीज़ों को देखकर सैली काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है। गैस स्टेशन ओनर सैली पे हमला कर देता है और उस सीन के दौरान हम व्यूअर्स को पता लगता है कि वो भी लेदरफेस के साथ मिला हुआ था। ओनर सैली का हाथ बांध देता है और वो उसके सर को एक बैग से कवर कर देता है ताकि वो सैली को अपने गाड़ी में बिठाकर वापस लेदरफेस के घर ले जा सके। ओनर बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था, जैसे पूरे रास्ते सैली को एक रॉड से पीटना, अजीब अजीब सी बातें करना इत्यादि। तभी हम व्यूअर्स उसकी गाड़ी के सामने एक अनजान शख्स को देखते हैं। ये अनजान इंसान और कोई नहीं बल्कि वही हिच हाइकर था जिसे हमने मूवी के शुरुआती सीन्स में देखा था। हिच हाइकर को देखकर ओनर गाड़ी रोक देता है और वो गाड़ी से निकलकर हिच हाइकर को मारने लगता है। हिच हाइकर असलियत में लेदरफेस का ही भाई था और वो लेदरफेस ही था जिसके बारे में हिच हाइकर फिल्म की शुरुआत में बता रहा था, सेइंग हिज ब्रदर वर्कड इन अ स्लॉटर हाउस। ओनर हिच हाइकर के ऊपर इसलिए गुस्सा कर रहा था क्योंकि वो ग्रेवयार्ड के बहुत करीब पहुंच गया था और इसी सीन से हमें ये भी पता चलता है कि फिल्म के स्टार्टिंग में जो ग्रेव रॉबर्स के बारे में न्यूज़ बताया जा रहा था वो रॉबर्स यही लोग थे। ओनर हिच हाइकर और सैली के साथ उसी घर में पहुंच जाता है जहां सैली के बाकी दोस्त की हत्या हुई थी। घर पहुंचने के बाद ओनर लेदरफेस को भी मारना शुरू कर देता है क्योंकि उसने सैली को वहां से भागने का मौका दिया था। मीनवाइल हिच हाइकर सैली को अंदर ले आता है और उसे एक चेयर से बांध देता है। वो सैली के सर में लगा कपड़ा उतार देता है और दोनों पागल भाई मिलकर सैली को डराने की कोशिश करते हैं। तभी गैस स्टेशन का ओनर आ जाता है और वो उन्हें ये सब बंद करने के लिए बोलता है और वो किसी ग्रैंडफादर को नीचे लाने को बोलता है। हिच हाइकर लेदरफेस की हेल्प लेकर ग्रैंडफादर को नीचे ले आता है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि ग्रैंडफादर का शरीर एक मुर्दे की तरह था एंड ही वॉज लुकिंग डेड। वो लोग ग्रैंडफादर को लाकर सैली के सामने बिठा देते हैं और ये देखकर सैली बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। जब सैली को होश वापस आती है तो वो एक डाइनिंग टेबल के सामने बैठी हुई होती है अलॉन्ग विथ हिच हाइकर, गैस स्टेशन ओनर, ग्रैंडफादर और लेदरफेस। वो फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगती है और ये सुनकर हिच हाइकर और लेदरफेस उसे मॉक करने के लिए चिल्लाने लगते हैं। सैली बार बार प्लीड करती है कि वो लोग उसे जाने दे, लेकिन ओनर ऑर्डर करता है कि हिच हाइकर सैली को जान से मार डाले। हिच हाइकर ओनर से बोलता है कि सैली को मारने का मजा ग्रैंडफादर को लेने दिया जाए और इस बात से सभी लोग सहमत थे। लेदरफेस एक हथौड़ा लाता है और बाकी लोग सैली को उठाकर ग्रैंडफादर के सामने बिठा देते हैं। लेदरफेस हथौड़ा ग्रैंडफादर के हाथ में थमा देता है और वो सब ग्रैंडफादर को सैली को मारने के लिए उकसाते हैं, लेकिन ग्रैंडफादर बहुत वीक होने के कारण हथौड़ा गिरा दे रहे थे और लेदरफेस बार बार हथौड़ा उठाकर उनके हाथ में दे देता था। इसी दौरान सैली को एक मौका मिलता है और वो हिच हाइकर को धक्का देके वहां से भागती है। हिच हाइकर और लेदरफेस उसका पीछा करते हैं और काफी चोट लगने की वजह से सैली ज्यादा तेज नहीं भाग पा रही थी। हिच हाइकर उसे पकड़ने वाला ही होता है कि तभी एक अनजान ट्रक वहां आके हिच हाइकर को कुचल देती है। ट्रक ड्राइवर गाड़ी रोकता है और वो सैली को देखकर उसे ट्रक के अंदर बैठने को बोलता है। फिल्म की लास्ट सीन में हम लेदरफेस को फ्रस्ट्रेट होकर अपने चेन सॉ को हवा में इधर उधर चलाते देखते हैं और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।